मैं अभय कुमार इस चैनल को देखने वाले 12वीं क्लास के भौतिकी के सभी विद्यार्थियों एवं मान्य लोगों का स्वागत करता हूँ। आई अभय कुमार वेलकम all of the viewers viewing this channel quantum physics classes. Today I going to discuss problems of chapter 1 of electrostatic, electric charges and electric field. पिछले पार्ट में ये चैप्टर समाप्त हो गया था जिसमें कि हम लोगों ने गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशंस देखा था। ऐसे तो कुछ प्रॉब्लम चैप्टर के होने के समय ही कुछ प्रॉब्लम किया गया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम कुछ टॉपिक पर छूट गया था या कुछ और प्रॉब्लम जो होगा उसको इसमें किया जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन कूलॉम्स लॉ। तो पहला प्रॉब्लम है, अभी कुछ जो प्रॉब्लम हम पहले देख रहे हैं कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड, उसमें फर्स्ट ये टेक्स्ट प्रॉब्लम है एनसीईआरटी बुक से। प्रॉब्लम नंबर 1.2 1.1 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कूलॉम्स लॉ विच इज वेरी इजी, डायरेक्ट, it's based on direct formula. You can do it itself after doing it. इसमें दो स्फीयर है। ये पहला है फर्स्ट स्फीयर, फिगर भी बना दिए हैं सुविधा के लिए, और ये दूसरा स्फीयर है। दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। स्फीयर के केस में डिस्टेंस जो हम देखेंगे तो डिस्टेंस उसके सेंटर से देखा जाएगा। तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस हम r मान लिए हैं। लेट r बी द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स। एक पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है। वन इज पॉजिटिवली चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम, while other small sphere is negatively charged with -0.8 microcoulomb. Let r be the distance between the centers of two spheres. और इसमें दिया है कि फर्स्ट स्फीयर पर सेकेंड स्फीयर के कारण जो फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो 0.2 न्यूटन है, F12। हमने इसको दिखाया है इससे, F12 मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज स्फीयर 1 ड्यू टू स्फीयर 2 इज 0.2 न्यूटन, वाइल फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू 1, ये आपको निकालना है। F21 जो है निकालना है, लेकिन ये इजीली निकल जाएगा क्योंकि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। लेकिन इसको निकालना है, ये गिवन है, इसको निकालना है। फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू सेकेंड चार्ज स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट चार्ज स्फीयर, दूसरे चार्ज स्फीयर पर पहले चार्ज स्फीयर के कारण कितना फोर्स होगा ये निकालना है सेकेंड पार्ट में, बी में। और फर्स्ट पार्ट में जो है डिस्टेंस निकालना है। तो पहले हम दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो लेट r बी द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स। नाउ सॉल्व इट। सॉल्यूशन, इसमें फर्स्ट चार्ज जो है Q1 है, यहाँ दिखाया है 0. गिवन Q1 equals to 0.4 microcoulomb. Micro is a very small charge, 0.4 into 10 to the power -6 coulomb. इसको कूलॉम में कन्वर्ट कर दिया। Q2 is second charge on the second sphere 2, उसका नाम 2 रखा है, is -0.8 microcoulomb is equal to -0.8 into 10 to the power -6 कूलॉम। आपको r निकालना है इसमें दोनों चार्ज स्फीयर के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। कूलॉम्स लॉ का यूज होगा। तो कूलॉम्स लॉ के पहले जो है ए पार्ट का हम कर रहे हैं इसमें, और सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है F12 फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज स्फीयर 1 फर्स्ट स्फीयर ड्यू टू सेकेंड इज 0.2 न्यूटन, जिसका बी पार्ट में यूज होगा, लेकिन यहाँ हम लिख देते हैं, गिवन है जो दिया है उसमें प्रॉब्लम में। अब ए में जो है यूजिंग कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज। 2 चार्जेज के कारण जो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देता है कूलॉम्स लॉ, विच इज गिवन बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ। यूजिंग कूलॉम्स लॉ we have magnitude of electrostatic force F12 is given, F12 is equal to 1/4 pi epsilon 0 mod of Q1
मॉड ऑफ Q2 निगेटिव भी है तो मॉड पॉजिटिव हो जाएगा उसका मॉड लेने पर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैन बी रिटन एज 9 इंटू 10 टू पावर 9 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई मॉड ले लिया है 0.4 इंटू 10 टू पावर -6 और Q2 का भी मॉड ले लिए हैं यहाँ Q1 का मॉड है Q2 का भी मॉड है मॉड लेने के बाद जो है माइनस है निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन R स्क्वायर और यू कैन राइट R स्क्वायर को यहाँ R निकालना है तो R स्क्वायर यहाँ से इलिमिनेट कर देते ले आइए इलिमिनेट करके R स्क्वायर इजकल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 और -6 निगेटिव पावर ऐड हो जाएगा 10 टू द पावर -12 अपॉन R स्क्वायर पर एक्सचेंज हो गया R स्क्वायर यहाँ F12 नीचे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना हो गया अपॉन F12 और F12 का वैल्यू जो है F12 इज 0.2 न्यूटन F12 you can write it 9 into 10 to power 9 और 10 to power -12 10 to power -3 +9 का इससे -9 पावर कैंसिल हो गया -3 पावर बचा 10 to the power -3 0.4 इंटू 0.8 हमने दिए ऐसे 3.32 लिख सकते थे लेकिन इसको कैंसिल करा देंगे 0.2 से इसीलिए अपॉन F12 इज 0.2 ये कैंसिल हो गया 0.2 से 0.42 हो गया और ये हो गया आपको 144 इंटू 10 टू द पावर -3 और एक यहाँ डिसमल है तो 10 टू पावर -1 तो -3 -1 -4 और 8 इंटू 2 16 मल्टीप्लाइड बाई 9 144 इंटू 10 टू द पावर -4 therefore R is equal to और R equals to ये कैंसिल ही हो गया R is equal to रूट अंडर 144 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4 is equal to 144 का स्क्वायर रूट 1.12 इंटू 10 टू द पावर -4 का -2 का स्क्वायर रूट अंडर -2 मीटर -2 मीटर that is 0.12 meter -2 0.12 मीटर और 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 100 that is 12 cm दिस इज डिस्टेंस R निकल गया दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस एंड नाउ force acting on second part is force acting on a sphere 2 due to 1 F21 तो देख रहे हैं दोनों जो फोर्स है F12 और F21 क्या है मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा और डायरेक्शन इसका अपोजिट होगा कूलम्ब स्टोइक वेक्टर फॉर्म में भी देखे थे कि मॉड ऑफ F12 इज इक्वल टू मॉड ऑफ F21 तो देयरफॉर फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज स्फीयर Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू -F12 मॉड सेम है डायरेक्शन अपोजिट है तो दैट इज 0 इसका भी वही हो जाएगा 0.-2 न्यूटन लेकिन निगेटिव साइन इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन टू इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ F12 अपोजिट डायरेक्शन to that of F12 दिस इज द आंसर दोनों फोर्स इक्वल है डायरेक्शन अपोजिट है केवल डायरेक्शन अपोजिट ये हो गया अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑल्सो फ्रॉम टेक्स्ट 1.3
चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी डायमेंशनलेस। चेक करना है कि ये डायमेंशनलेस है और इसका वैल्यू, इस रेशियो का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। डिटरमाइन द रेशियो, द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो एंड व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। और ये रेशियो क्या कहता है, किसके बारे में, क्या क्या बतलाता है, क्या इन्फॉर्म करता है, किस चीज़ के बारे में बताता है। तो ये है, इसको हम पहले, रेशियो है क्या चीज़। ये रेशियो जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, एटम के इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है एक्चुअली। के ई स्क्वायर इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन, acting between an electron and a proton which is inside the nucleus in an atom. So Ke square is equal to, actually it is the ratio of electric force, electrostatic force and gravitational force acting between an electron and a proton. So force of electric force acting between and electron and proton can be written as, ये इतना आ जाएगा k इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई का मॉड और प्रोटॉन का जो है प्लस ई का मॉड, तो माइनस ई और प्लस ई का मॉड ई इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा। और मान लिया कि डिस्टेंस जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आर है, दैट इज आर स्क्वायर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज कैपिटल जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ दे दिया है, लेकिन के ई स्क्वायर अपॉन, फिर आगे आपका जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है, के ई स्क्वायर अपॉन जी, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम पी इज द मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये आ गया इस रेशियो में। तो एक्चुअली इसमें डायरेक्ट एस दे दिया है कि डायमेंशनलेस है, लेकिन एक्चुअली ये जो है रेशियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, ratio of electrostatic force acting between electron and proton and gravitation to that of the gravitational force. G stands for gravitational force, which is capital G m1 m2 upon r square. तो m1 की जगह me है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m2 की जगह mp हो गया। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला यूज हुआ इसमें, r स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपका आ गया ये रिजल्ट के ई स्क्वायर जी एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम पी इज द मास ऑफ प्रोटॉन, जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये डायमेंशनलेस है, तो अब इसका वैल्यू आप पुट कर दीजिए। इसका k का जो वैल्यू है k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एज कम्स फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अभी हमने यूज किया था इसके पहले प्रॉब्लम में। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power -31 kg and mass of proton is 1.66 or 67 into 10 to the power -27। ये हो गया, ये आप लिख सकते हैं 9 इंटू 10 to the power 9 1.6 और 10 to the power -19 into -19 पावर ऐड हो गया -38 upon 6.67 into 9.1 into ये सब पावर आपका 1.67, ये हो गया 42 and 42 plus 27 9 69, टोटल नेगेटिव पावर जो है नीचे 69 10 to the power -69। अब इसको सिंप्लीफाई करके ये 31 -31 यहाँ बचा, कैंसिल हो करके अब इसको सिंप्लीफाई करके आप जो है 31 प्लस ऊपर जाके +31 यहाँ 9 है तो 10 टू पावर 40 10 टू पावर 40 हो जाएगा। और इसको कैलकुलेट करके 1.6 भी है, स्क्वायर है 1.6 ऑल्सो। ये सिंप्लीफाई करके आपको
29 इंटू 10 टू पावर 40 आ रहा है। डिवीजन करने के बाद जो है 1 पावर और 10 टू पावर 39 कितना आ जाएगा। और ये नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, नंबर ही डायमेंशनलेस। ऐसे ही सबका डायमेंशन लिख करके भी हम निकाल सकते थे, तो M0 L0 T0 वो सबका आ जाता, A0 आ जाता, लेकिन ये नंबर है, प्योर नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो इससे भी प्रूव हो गया कि ये डायमेंशनलेस है। दिस इज डायमेंशनलेस। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी कैन गेट दिस। सो Fg it is, since it is a number and number is dimensionless, नंबर का कोई बीमा नहीं होता है, डायमेंशन नहीं होता है, so it is dimensionless. So it is dimensionless. ये प्रूव हो गया कि डायमेंशनलेस है क्योंकि नंबर है और इसका वैल्यू भी आ गया। और ये क्या सिग्निफाई करता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, दैट इज इट सिग्निफाइड दैट Fe इज इक्वल टू नियरली 10 टू पावर 2 इंटू 2.9 इंटू 10 टू पावर 39 माने इंटू Fg, मतलब 10 टू पावर 39 टाइम जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी वेरी लार्ज in comparison to the gravitational force acting between electron and proton। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वह उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो होगा उसका 10 टू पावर 39 पावर जो है 10 टाइम्स जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो दिस सिग्निफाइज दैट क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू पावर 39 टाइम्स जो है larger, very very large. This signifies that electrostatic force Fa is very very large, 10 to power 39 बहुत ज़्यादा हो गया, very very large in comparison to the gravitational force, तो ये प्रॉब्लम भी हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम एक स्क्वायर का प्रॉब्लम लेते हैं इसी बुक का, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। वन पॉइंट प्रॉब्लम। Now next problem is 1.6 टेक्स्ट प्रॉब्लम NCERT बुक, जिसमें एक स्क्वायर है दिया हुआ, फिगर भी दिया हुआ है, ABCD स्क्वायर है जिसका साइड 10 cm है। स्क्वायर का इस साइड का लेंथ सेम होता है 10 सेंटीमीटर, ऑल साइड्स आर। और इसके 4 कॉर्नर्स पर और 2 अपोजिट कॉर्नर पर सेम चार्ज है। जैसे यहाँ पर A पर है +2 माइक्रोकूलम और C पर +2 माइक्रोकूलम और B पर फिर -5 माइक्रोकूलम और D पर जो है -5 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो इसके सेंटर पर कितना, ऑल चार्जेस के कारण जो है सेंटर पर कितना रिजल्टेंट फोर्स होगा वो निकालना है। तो यहाँ पर अपोजिट कॉर्नर पर दो सेम चार्ज रखा है। जैसे A से स्टार्ट करें +2 माइक्रोकूलम, तो A पर +2 माइक्रोकूलम चार्ज जो होगा, सेंटर O पर, स्क्वायर के सेंटर O पर जो +1 माइक्रोकूलम चार्ज है रखा हुआ, प्रॉब्लम में दिया हुआ है +1 माइक्रोकूलम चार्ज पर कितना रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो A पर +2 माइक्रोकूलम स्क्वायर के सेंटर O पर जो +1 माइक्रोकूलम चार्ज है उसको रिपेल करेगा। तो ये डायरेक्शन हमने दिखाया है AC की तरफ, A से C की तरफ एरो उधर इंडिकेट किया है। और C पर जो है +2 माइक्रोकूलम चार्ज है, जो चार्ज है सेम चार्ज अपोजिट कॉर्नर पर है, तो ये जो है सेंटर O पर जो +1 माइक्रोकूलम चार्ज है उसको रिपेल करेगा। तो उसका डायरेक्शन CA के लॉन्ग हो गया। तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो बोथ विल कैंसिल ईच अदर। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज +1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर of the square or the point of intersection of two diagonals O is same, माने FA इक्वल टू FC। माने फोर्स जो है +2 माइक्रोकूलम एक कॉर्नर पर चार्ज है, तो इसके कारण जो
सेंटर पर +1 माइक्रोकूलम चार्ज है, उस पर फोर्स जो एक्ट किया उसको एफ हम मान लिए, एफ सपोज किए। एफ का मतलब हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज +1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ड्यू टू चार्ज +2 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट ए कॉर्नर पर जो +2 माइक्रोकूलम चार्ज है उसके कारण सेंटर पर जो +1 माइक्रोकूलम चार्ज उस पर फोर्स एफ हो गया। और फिर सी पर भी उतना ही है चार्ज +2 माइक्रोकूलम, तो उसके कारण जो है सेंटर पर जो चार्ज है +1 माइक्रोकूलम टेस्ट चार्ज, उस पर भी जो है उस पर जो फोर्स होगा एफ सी हो गया, एफ सी, और इसका डायरेक्शन सी से ए हो गया। और चूंकि दोनों का पूरा डायगोनल का लेंथ जो है दोनों जो डिस्टेंस है डायगोनल का हाफ जो डिस्टेंस है ए ओ और सी ओ दोनों इक्वल है, इसलिए दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो मतलब यहाँ दैट मीन्स एफ ए का मॉड जो है एफ सी के इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। एंड सिमिलरली force acting on +1 coulomb microcoulomb charge placed at the center of the square, that is FB, due to charge -5 microcoulomb placed at the corner B of the square is FB। मतलब B कॉर्नर पर, स्क्वायर के B कॉर्नर पर -5 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है उसके कारण सेंटर पर जो +1 माइक्रोकूलम चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज जो होगा, ये निगेटिव चार्ज जो होगा इस टेस्ट चार्ज को जो है क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका डायरेक्शन जो है, इसका डायरेक्शन ये +1 माइक्रोकूलम को टेस्ट चार्ज मानेंगे, इसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो पॉइंट चार्ज है चारों कॉर्नर पर उसका इफेक्ट इस पर देखेंगे। तो ये जो है इसको अटैक करेगा। फिर जो है -5 माइक्रोकूलम चार्ज जो है +1 माइक्रोकूलम को भी अपने तरफ अटैक करेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज पर फोर्स देखना है, टेस्ट चार्ज के कारण पॉइंट चार्ज पर फोर्स नहीं देखना है, इसलिए टेस्ट चार्ज को स्मॉल रखा जाता है। तो ये -5 माइक्रोकूलम जो होगा +1 माइक्रोकूलम जो सेंटर पर है स्क्वायर का, उसको अटैक करेगा। तो इसका डायरेक्शन हो गया इसके अलोंग, एफ बी हो गया इधर, मतलब बी के कारण जो ये इस पर फोर्स काम करेगा तो इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गया एलोंग बी डी। और डी पर जो -5 माइक्रोकूलम चार्ज है उसके कारण जो फोर्स काम करेगा +1 माइक्रोकूलम को, ये उसको, इसका डायरेक्शन इधर हो गया एफ बी। एफ डी का जो डायरेक्शन इधर हो गया, एफ डी का जो डायरेक्शन है वो एफ डी इधर हो गया, सॉरी, और एफ बी जो होगा इसको अटैक करेगा इधर, इस चार्ज को एफ बी, यहाँ बी देते हैं एफ बी, ये पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज को अटैक किया। तो दोनों का डायरेक्शन एफ बी और एफ डी जो है दोनों के एक दूसरे के, दोनों का डायरेक्शन सेम माने एक दूसरे के अपोजिट है, तो दोनों कैंसिल कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि ओडी डिस्टेंस और ओबी डिस्टेंस सेम है। तो बोथ बी डी एंड डी सी विल ऑल्सो कैंसिल इच अदर, they have same magnitude but opposite direction, and therefore we can write FB is equal to FD। FB B पर जो -5 माइक्रोकूलम चार्ज है रखा हुआ उसके कारण जो है +1 माइक्रोकूलम चार्ज को ये अटैक करेगा, निगेटिव चार्ज, या ये भी अटैक करेगा। तो इसका डायरेक्शन जो होगा इधर हो गया FB, B के कारण इस पर FD हो गया। therefore टोटल फोर्स, द रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो जो है therefore the resultant force acting on the charge that is, यहाँ आप लिख सकते हैं एफ ए माइनस एफ सी इक्वल टू 0 रिजल्टेंट, और इसको भी लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ डी इक्वल्स टू 0। चार्ज +1 माइक्रोकूलम, चार्ज +1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट, केप्ट और प्लेस्ड की बात, प्लेस्ड केप्ट एट द सेंटर O of the square is रिजल्टेंट फोर्स एफ इक्वल टू, दोनों को एफ ए माइनस एफ सी, रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू वन पेयर ऑफ चार्जेज प्लेस्ड एट द अपोजिट कॉर्नर, प्लस फिर जो है इसके कारण एफ बी और एफ डी का जो है एफ डी माइनस, रिजल्टेंट हो जाएगा दोनों का एफ बी माइनस एफ डी ऑन द लाइन along the diagonal BD, plus FB minus
एफ डी, दैट इज एफ ए माइनस एफ सी इक्वल टू 0, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, दैट इज 0. दिस इज आंसर. द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट चार्ज plus 1 sorry test charge plus 1 microcoulomb placed at the center O of the square is 0 due to the all four point charges placed at the four corners of the square. This is the resultant force is 0. Now we can take next problem. Another problem based on Coulomb's law is problem 24 of the book Concept of Physics by S.C. Verma. So I have written it abbreviated as SCP. Two small spheres है, एक मान लिए हैं, दूसरा B है, दोनों का मास जो है आइडेंटिकल है स्फेयर, 20 ग्राम दोनों का मास है, और एक कॉमन पॉइंट O से सस्पेंड किया गया है, लटकाया गया है. कॉमन पॉइंट, दो बॉल जो है कॉमन पॉइंट O सस्पेंड किया गया है, और इक्विलिब्रियम में का मतलब है कि जब वो दोनों रेस्ट में आ गया तो इक्विलिब्रियम में दोनों स्फेयर के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर. तो और दोनों स्फेयर पर चार्ज सेम है, तो चार्ज हम मान लेते वही निकालना है, चार्ज का वैल्यू निकालना है. फाइंड चार्ज ऑन ईच स्फेयर. तो लेट Q बी द चार्ज ऑन ईच स्फेयर. लेट Q, इस पर भी Q है, यहाँ भी प्लस Q मान लिए हैं दोनों पर, यही निकालना भी है. Q बी द चार्ज ऑन ईच स्फेयर एंड लेट T बी द टेंशन. जब इसको हैंग करेंगे, लटकाएंगे, और लेंथ जो है स्ट्रिंग का 40 सेंटीमीटर है. इधर भी एक स्ट्रिंग है इस साइड में गोली A से कनेक्ट करने वाला, और दूसरा स्ट्रिंग जो है जो दूसरा बॉल है स्पेयर है B को कनेक्ट करने वाला, लेकिन दोनों का लेंथ सेम है 40 cm. तो इसको सपोर्ट से जब लटकाएंगे तो इसमें टेंशन प्रोड्यूस होगा, बॉल का वेट डाउनवर्ड काम करेगा, और टेंशन जो है मान लिया कि 4 सेंटीमीटर पर है, तो यहाँ से वर्टिकल वो से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉन किए हैं, तो मान लेते हैं कि वर्टिकल लाइन से स्ट्रिंग जो है थीटा एंगल बनाता है. ये दोनों जो है इक्विलिब्रियम पर है, तो कहने का मतलब है कि 4 सेंटीमीटर पर है, तो सेंटर से 2 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस हो गया और 2 सेंटीमीटर ये हो गया, तो कुल मिलाकर के 4 सेंटीमीटर हो गया. तो जितना इंक्लिनेशन इस वर्टिकल से इस स्ट्रिंग का थीटा होगा, तो इधर भी सेकेंड स्ट्रिंग का भी वर्टिकल से इंक्लिनेशन थीटा ही होगा. ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा C से B तक का. C इज द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू स्फेयर्स. तो दोनों स्फेयर पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों एक दूसरे को जो है रिपेल करेगा. तो मान लेते हैं कि B के कारण इस पर जो फोर्स काम किया, ये इसको इधर रिपेल करेगा लेफ्ट साइड में, और ये वाला उसको उधर करेगा राइट साइड में. तो यहाँ पर A पर हम देख रहे हैं किसी एक स्फेयर पर हम कंसीडर कर रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडरिंग फॉर द स्फेयर A. तो वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड mg मीन्स 20 ग्राम. M इज मास ऑफ each ball is 20 ग्राम, that is 20 into 20 by 1000 kg में कन्वर्ट कर दिए, that is 20 into 10 to the power -3 kg. Let T be the tension produced इन द स्ट्रिंग. ईच स्ट्रिंग में उतना ही होगा इन द स्ट्रिंग, लेकिन यहाँ पर हम स्ट्रिंग जो स्फेयर A से कनेक्टेड है उस पर कंसीडर कर रहे हैं. प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग द स्फेयर A, द चार्ज स्फेयर A, चार्ज्ड स्फेयर A. तो वर्टिकल से इंक्लिनेशन है. लेट थीटा बी द इंक्लिनेशन फ्रॉम द वर्टिकल एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ A. तो फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो इक्विलिब्रियम में जो होगा T द टेंशन सपोर्ट की तरफ काम करेगा, जहाँ से सस्पेंडेड है, जिस पॉइंट से सस्पेंडेड है वो से स्ट्रिंग.
तो ये तनाव टेंशन है, जिसको हिंदी में तनाव कहते हैं। ये स्ट्रिंग में टेंशन तनाव, तो टेंशन का यहाँ पर जो है थीटा, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल अल्टरनेट एंगल थीटा हो जाएगा ज्योमेट्री से। तो टी का कंपोनेंट लेना होगा, रिजॉल्व करना होगा। ये इसको जो है एक टी कॉस थीटा ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में टी कॉस थीटा हो जाएगा थीटा इंक्लिनेशन के साथ, और इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टी साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि इससे इधर हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन नहीं है। तो इक्विलिब्रियम में है दोनों 4 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। तो इक्विलिब्रियम में, इन द इक्विलिब्रियम टी कॉस थीटा बैलेंसेस mg वेट ऑफ द बॉल, एंड वाइल टी साइन थीटा विल इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज स्फीयर A by charge sphere B. तो in the equilibrium, considering free diagram and also the taking the equilibrium of the balls, both balls, तो ये पर हम कंसीडर कर रहे हैं according to the problem. तो in the equilibrium इक्विलिब्रियम में संतुलन की स्थिति हो गया जब दोनों स्फीयर जो है रेस्ट में आ गया, जाकर के रुक गया। इक्विलिब्रियम टी कॉस थीटा और वर्टिकली अपवर्ड टेंशन का कंपोनेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि वेट को बैलेंस कर लेगा। टी कॉस थीटा balances the weight. This is also a very good problem, also asked in CBSE examination and other examination and other competitions, IIT and medicals, different medical entrances also. One, and T sin theta, ये हो गया T sin theta टेंशन का दूसरा कंपोनेंट, टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो कि बैलेंस होगा इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज स्फीयर A बाई चार्ज स्फीयर B। तो T sin theta इक्वल टू Fe, और Fe का वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं। Fe द फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, जो कि कूलम्ब्स लॉ पर ही बेस्ड है प्रॉब्लम, वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन स्फीयर A बाई स्फीयर B 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दोनों Q1 का Q का मॉड ऑफ Q एंड मॉड ऑफ Q अपॉन डिस्टेंस R है, R डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है स्क्वायर। तो Q मॉड ऑफ Q इज Q अपॉन R स्क्वायर, डेट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल टू बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2/1, तो हम tan थीटा आ जाएगा, दोनों का रेशियो आ जाएगा। उसके बाद जो है tan थीटा का वैल्यू हम निकाल लेंगे, पहले sin थीटा निकाल लेंगे इस फिगर से, उसके बाद जो है tan थीटा। अगर थीटा का वैल्यू स्मॉल है तो sin थीटा और tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। तो sin थीटा मिल जाएगा इस फिगर से, तो tan थीटा भी मिल जाएगा। तो डिवाइडिंग 2/1 डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by equation 1, we get t sin theta by t cos theta, that is tan theta, t कैंसिल हो जाएगा, tan theta इक्वल टू Fe by mg, Fe by mg, और Fe का वैल्यू है यहाँ 9 इंटू पुट कर देते हैं Fe का वैल्यू इक्वेशन थर्ड से, 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, R इज गिवन, डिस्टेंस बिटवीन टू R इक्वल टू 4 cm, डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स इन इक्विलिब्रियम पोजीशन 4 cm, 4/100 दैट इज मीटर, 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए 100 से डिवाइड करके, तो 10 टू द पावर 2 ऊपर जाके -2 हो गया। Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, Fe का वैल्यू हो गया मल्टीप्लाइड बाई mg, m इज मास ऑफ द ये स्फीयर इज, ईच स्फीयर इज 20 ग्राम है, अपॉन 1/mg, अलग से कर देते हैं इसको, m का वैल्यू पुट कर देंगे सेकेंड स्टेप में। और tan थीटा का वैल्यू यहाँ से जो है sin थीटा अगर मिल जाएगा तो tan थीटा मिल जाएगा, तो sin थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं। ये 4 सेंटीमीटर लेंथ है, ये सेंटर है, दोनों स्फीयर को ज्वाइन करने वाला लाइन का सेंटर है, तो ये sin थीटा यहाँ ले लेंगे, इस एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस sin थीटा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया ये 2 सेंटीमीटर, ये हो गया AC इस एंगल में OAC में, इन OAC
साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा AC अपॉन हाइपोटेनस OA। तो 2/40 लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40, 2/40 का मतलब 1/20। तो टेन थीटा और साइन थीटा दोनों सेम हो जाएगा। तो टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा और क्यू स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर इंटू mg, R स्क्वायर इंटू mg इंटू टेन थीटा अपॉन क्यू स्क्वायर 9 इंटू 10⁹ से, इसमें डिवाइड हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब वैल्यू हम पुट कर दें, R का वैल्यू 4 cm, तो 4 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर हो गया, इंटू मास हो गया, मास इसका दिया है 20 इंटू 10⁻⁻3, जी का वैल्यू जो है 9.8, 10 पुट कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, जैसे 9.8 होता है लेकिन 10 भी पुट कर सकते हैं, इंटू टेन थीटा इक्वल टू वी कैन राइट ऑल्सो 10 जी इंटू टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा साइन थीटा हो गया आपका 2/40, 2 साइन थीटा परपेंडिकुलर वाले 2/40 मतलब 1/20। तो साइन थीटा और टेन थीटा दोनों सेम हो जाएगा, थीटा का वैल्यू स्मॉल है तो इसलिए 1/20। तो यहाँ टेन थीटा की जगह साइन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा भी उतना ही लिखेंगे 1/20। यहाँ लिख लीजिए फॉर स्मॉल थीटा और स्मॉल थीटा साइन थीटा नियरली इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल टू 2/40 दैट इज 1/20। 2/40 मीन्स 1/20। इस एंगल से हो गया फिगर से, अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹। अब क्यू स्क्वायर है, अब इसका स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, क्यू करेंगे तो राइट साइड में स्क्वायर रूट हो जाएगा और कैलकुलेट करके हम वैल्यूज का पुट कर सकते हैं। अब इसको मिटाते हैं तो उसके बाद और ये इससे कैंसिल हो गया 2 बार 2 टाइम, इससे हो गया 10, इसलिए क्यू इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाई 16, 10 है, ये पावर कैंसिल होकर 8 हो जाएगा, और 9 -4 और ये -3 है, -7 अपॉन 10⁸ ये 10⁸ वेट बचा, ये सब कैंसिल ही हो गया। इसका हो जाएगा 16 का 4 अपॉन 3 -15 10⁻⁻15 4/3 -7 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 10⁻⁻7
इंटू 10⁻⁻1, अंदर बचेगा तो 1/10 इंटू 10 का रूट 10 का स्क्वायर रूट जो है 3.1 पास होगा इंटू 10⁻⁻7 4 अपॉन सॉरी ये हो जाएगा 40/93 4 पॉइंट, अब 4 बार चला जाएगा पॉइंट देने पर 493 4.13 आ सकता है इसमें आगे इंटू 10⁻⁻7। अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दीजिए तो इसको आप लिख सकते हैं 4.13 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दिए तो ये 0 पॉइंट इतना 4.13 इंटू चार्ज इतना कूलम हो गया। दैट इज योर आंसर। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पर हम प्रॉब्लम देते हैं। कूलम्स लॉ पर तो देख लिए, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, बाई हर टाइप का हमने प्रॉब्लम बना दिया है। अब इस पर जो है और भी प्रॉब्लम आप एक्सरसाइज कर सकते हैं इस फॉर्मूला पर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पर देखते हैं। ये प्रॉब्लम 1.8 टेक्स्ट प्रॉब्लम है, ऑल्सो एनसीईआरटी बुक, और इसमें दो चार्ज है QA इक्वल टू +3 माइक्रोकूलम एंड QB अनदर चार्ज इज QB -3 माइक्रोकूलम। ए पॉइंट पर +3 माइक्रोकूलम है और दूसरा पॉइंट बी पर -3 माइक्रोकूलम चार्ज है। दोनों के बीच का सेपरेशन R जो है 20 cm है। वो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से जो है पहले चार्ज का +3 माइक्रोकूलम का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और दूसरे -3 माइक्रोकूलम का भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब दोनों मिलकर के डिस्टेंस 20 हो जाएगा। तो यहाँ जो है सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। दोनों पॉइंट चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसके मिड पॉइंट पर, उसके सेंटर पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दोनों चार्ज के कारण। इसके कारण +3 माइक्रोकूलम के कारण और फिर -3 माइक्रोकूलम के कारण। तो यहाँ गिवन है Q1 ए पर जो चार्ज है पहले ये वाला में निकालना है। ये व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग AB का मिड पॉइंट वो है, उस पर निकालना है। और सेकेंड पार्ट में यहाँ पर मिड पॉइंट पर दूसरा चार्ज रख देते हैं, टेस्ट चार्ज, तब कितना फोर्स होगा वो निकालना है। लेकिन पहले इस पार्ट को देखते हैं फर्स्ट को। यहाँ गिवन है QA है, ए पर जो चार्ज है आपका चार्ज पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट A +3 माइक्रोकूलम इक्वल टू +3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। और बी पर जो चार्ज है QB, चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट B, QB इज -3 माइक्रोकूलम, दैट इज -3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और सेपरेशन जो दोनों चार्ज के बीच में है R जो है 20 cm है, मतलब AB का डिस्टेंस हो गया AB इक्वल टू R। तो हाफ डिस्टेंस जो हो जाएगा AO मिड पॉइंट का, वो इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग AB, लाइन AB AO इक्वल टू BO, चाहे वो B इक्वल टू 20/2, दैट इज 10 cm, 10/100 मीटर, 0.1 मीटर। Now come to problem A। अब पहले ए पर जो +3 माइक्रोकूलम चार्ज है उसके कारण जो है हम वो सेंटर मिड पॉइंट पर जो जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है, पहले भी हम बता चुके हैं कि वहाँ पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे। यूनिट पॉजिटिव का मतलब +1 कूलम चूँकि बहुत बड़ा चार्ज है इसलिए माइक्रोकूलम लिया। तो ये +3 माइक्रोकूलम, ये +1 यहाँ सपोज करना होगा सेंटर पर जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। यहाँ +1 नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए फॉर कन्वेनियंस हम लिख दिए हैं समझने के लिए +1 माइक्रोकूलम।
एग्जाम में आप नहीं भी लिख सकते हैं। ये 2 बार एनसीईआरटी में पूछ भी चुका है, ये प्रॉब्लम जो है इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और डिफरेंट बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी। तो ये +3 माइक्रोकूलम इसको रिपेल करेगा, +1 माइक्रोकूलम को रिपेल करेगा, मतलब पॉइंट चार्ज के कारण जो है हम टेस्ट चार्ज +1 माइक्रोकूलम पर फोर्स देखेंगे। तो इसको हम मान लेते हैं E1। तो E1 का डायरेक्शन जो है AB के लॉन्ग हो गया। और फिर -3 माइक्रोकूलम जो है ये पॉइंट चार्ज निगेटिव है, तो ये +1 माइक्रोकूलम टेस्ट चार्ज को भी अटैक करेगा। तो इसको हम मान लिए हैं, ऊपर में शो किए हैं, रिप्रेजेंट किए हैं E2 से। E2 इज द फोर्स एक्टिंग बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू point charge -3 microcoulomb placed at point B on unit test charge +1 माइक्रोकूलम placed at O। मतलब -3 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण मिड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम मान लिए हैं QB के कारण, जो चार्ज के कारण उसको E2 मान लिए हैं। अब +3 माइक्रोकूलम के कारण जो है O पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसको E1 मान लिए हैं। तो यहाँ दोनों का डायरेक्शन E1 और E2 ये चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन नेचर अपोजिट है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, लेकिन दोनों का फोर्स से, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहाँ तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दोनों का वह जो है सम अप हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में है, सम हो जाएगा। तो पहले E1 E2 आप निकाल लें, हालांकि दोनों का वैल्यू सेम होगा। ये E1 और E2 का जो वैल्यू होगा वह सेम इसलिए होगा कि ये डिस्टेंस सेम है, 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। हम मोड लेंगे तो दोनों -3 का भी मोड प्लस हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो हम निकाल देते हैं। E1 उसको हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ E1। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है +1 माइक्रोकूलम ड्यू टू +3 माइक्रोकूलम, E1 माने हैं। और Q2 चार्ज, जो QB चार्ज है -3 माइक्रोकूलम, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है मिड पॉइंट पर, उसको E2 मान लें। E1 का मॉड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QA। QA मीन्स 3 QA अपॉन AO स्क्वायर, QA मॉड अपॉन AO स्क्वायर, 9 × 10⁹, और QA है +3 × 10⁻⁻6 कूलम, 3 माइक्रोकूलम को +3 को लिख सकते हैं, मॉड है। AO डिस्टेंस इज, AO इज 20 cm का हाफ, 0.1 स्क्वायर, दैट इज 9 × 3, 9 × 10⁹ इंटू 3 × 10⁻⁻6 अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर, दैट इज 0.1 × 0.1, 0.1 × 0.1, 1 का पावर 1 × 10⁻⁻2 हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻2। ये इससे कैंसिल हो गया, -4 बचा 6 पावर से, 2 पावर इसका, -6 का पावर का 2 पावर इसके -2 से कैंसिल हो गया। 9 × 3 27 इंटू 9 10⁵, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट बता चुके हैं हम पार्ट 6 में जो पढ़ाए थे इसमें फर्स्ट चैप्टर का। या और डायरेक्शन इसका जो है एलॉन्ग, डायरेक्शन एलॉन्ग AB ही होगा, इसी के एलॉन्ग होगा। ये E1 का डायरेक्शन AB है, एलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ E1 जो है, डायरेक्शन ऑफ E1 along AB, इसको 1 मान लीजिए। सिमिलरली अब E2 निकाल लीजिए, B पर -3 माइक्रोकूलम के कारण। सिमिलरली E2 मॉड ऑफ E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है B पर -3 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB मॉड ऑफ QB अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा B से O का, चूँकि सेंटर पर देखना है, यहाँ टेस्ट चार्ज लिए हैं, सपोज किए हैं, BO स्क्वायर हो गया 9 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वी कैन राइट इट 9 × 10⁹ इंटू -3 × 10⁻⁻6 मॉड अपॉन 0.1 स्क्वायर, दिस विल इक्वल टू 9 × 10⁻, सेम आ जाएगा जितना पहले वाला में है, E1 है जितना, -3 इसका मॉड भी प्लस हो जाएगा, -6 अपॉन 1 × 10⁻⁻2, ये -4 सेम आ गया, 27 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन ऑफ E2 भी सेम है, डायरेक्शन ऑफ E2
डायरेक्शन ऑफ E2 इज along सेम डायरेक्शन AB या OB along AB। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग A and B is E1 plus E2, mod of E1 plus mod of E2। Therefore, इसलिए टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड at point O, that is midpoint of line AB, point O is सम अप हो जाएगा E वेक्टर का मॉड E1 मॉड प्लस E2 मॉड, दोनों सेम है 27 इंटू 25 प्लस 27 इंटू 10 to the power 5, that is दोनों सेम है तो 2 multiplied by 27 into 10 to the power 5, that is 54 into 10 to the power 5, और 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दें तो आप इसको लिख सकते हैं 4.5 into 10 to the power 6 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए, और डायरेक्शन इसका देख रहे हैं A to B हो जाएगा along AB, along AB। Now the second part is अब वहाँ प्लस 1 माइक्रोकूलम की जगह पर जो है निगेटिव चार्ज हम रख रहे हैं 1.5 इंटू 10 टू पावर, मैग्नीट्यूड इसका इतना है लेकिन है निगेटिव चार्ज 1.5 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम टेस्ट चार्ज जो है आपका। तो यहाँ गिवन इसमें है गिवन टेस्ट चार्ज, गिवन Q0 जो टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट 2 हो गया, टेस्ट चार्ज एट मिड पॉइंट O इज, इसका मैग्नीट्यूड इतना है लेकिन है निगेटिव चार्ज, निगेटिव ही दे देते हैं, मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहे हैं, टोटल चार्ज का जो निगेटिव चार्ज है उसको लिख रहे हैं 10 to the power -9 से। तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यहाँ हटा करके जो है फिगर 2 में अब ये जो है निगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ जो चार्ज है पहले था ए बी मिड पॉइंट पर, चीज वही है, केवल यहाँ चार्ज बदल दिए, निगेटिव चार्ज दे दिए -1.5 इंटू 10 to the power, Q0 ले लिए -1.5 इंटू 10 to the power -9 कूलम। ये तो वही है +3 माइक्रोकूलम था ए पर, और यहाँ पर -3 माइक्रोकूलम फिगर 2। पहले था यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे तो वहाँ सपोज किया जाता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज +1 माइक्रोकूलम चार्ज। अब यहाँ टेस्ट चार्ज अब उसके जगह पर 1 माइक्रोकूलम के जगह इतना रखा गया -1.5 इंटू 10 to the power 9। बाकी वही है फिगर सेपरेशन। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाई टेस्ट चार्ज जो है फॉर्मूला बताए थे कि इफ चार्ज Q इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन फोर्स एक्सपीरियंस बाई दैट चार्ज इज F इक्वल्स टू होता है Q इंटू E, और यहाँ टेस्ट चार्ज Q0 है तो Q0 इंटू E हो जाएगा, तो Q0 मल्टीप्लाई कर देंगे Q0 में E से, E आपका वैल्यू आया है मैग्नीट्यूड, यही वैल्यू है क्योंकि प्रॉब्लम 1 का ही A का ही पार्ट है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसको हम फोर्स एक्सपीरियंस बाई, इसमें फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई टेस्ट चार्ज, negative test charge, the negative test charge is F equals to Q0 multiplied by E, इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा, और Q0 का जो वैल्यू है -1.5 इंटू 10 to the power -9 कूलम, और E का जो वैल्यू है इतना 5.4 इंटू 10 to the power 6, 5.4 इंटू 10 to the power 6। मल्टीप्लाई हम कर देंगे 1.5 में
5.4 से 5.4 से this is minus 11.10 इंटू -9 और यहाँ जो है +6 -3 10⁻³ that is -11.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन. दिस इज द फोर्स और फोर्स एक्टिंग ऑन ए निगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसका डायरेक्शन ए बी ना होकर के निगेटिव चार्ज है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो था रिजल्टेंट ए बी के अलोंग था, यहाँ निगेटिव चार्ज है यहाँ पर, तो इसका जो है बी ए के अलोंग हो जाएगा. तो अलोंग बी ए हो जाएगा. डायरेक्शन जो होगा अलोंग बी ए. दिस इज द आंसर अलोंग बी ए. दिस इज द आंसर. यहाँ जो रिजल्टेंट वैल्यू आया है फील्ड का वही यहाँ रख दिए ई के जगह, और क्यू नॉट जो है आपका निगेटिव चार्ज है, तो इतना का वैल्यू. एट हो जाएगा. हाँ ऐड करना 8.10. You can write it 8.1. तो ये हो गया -8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन will the force experienced by the test charge, negative test charge -1.5 into 10⁻⁹ coulomb placed at the midpoint O of the line joining AB. दिस इज द प्रॉब्लम. दोनों पार्ट इसका हो गया. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एक टाइप का और प्रॉब्लम है जो कि सीबीएसई एग्जाम में 2017 में भी आया था, इस साल भी आया था, तो उस टाइप का भी देखेंगे. और उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर प्रॉब्लम नहीं हुआ है और गॉसेस थ्योरम एप्लीकेशन पर नहीं हुआ है. तो एक पार्ट और इसमें करना होगा, वही लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे. आज इतना ही. थैंक यू.